अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जौन सा है आज पॉइंट नंबर 112 से शुरू कर रहे हैं। रेफ्यूला पल्मोनोलॉजी है, पेज नंबर 86 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ रहा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपके पास क्या होता है? इमोबिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब इमोबिलाइजेशन से आपके पास क्या होता है? जो ब्लड होता है वो स्टैटिक हो जाता है। जब ब्लड आपके पास ब्लड फ्लो स्टैटिक हो जाएगा तो तब आपके पास ये वर्कोस्ट्राइड जो सा होता है वो कम्स इनटू प्ले। ठीक है, जिस वजह से आपके पास फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस आपके पास क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन होगी। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, तो जो सबसे कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है ना, ये आपके पास क्या होता है? एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? फैक्टर 5 लेडर। ये जो दोनों कंडीशंस है ना, ये दोनों कंडीशंस हम ब्लड वाले चैप्टर के अंदर फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या होता है, साथ में फैक्टर 5 लेटन में क्या होता है। अभी के लिए आप याद रख लो कि जो सबसे कॉमनली एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है ना, वो आपके पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। जब से सबसे कॉमन जो इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है वो फैक्टर 5 लेटन होता है। मोस्ट डेविस्टेटिंग इफेक्ट ऑफ OCPs, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें सबसे डेविस्टेटिंग इफेक्ट क्या होता है कि वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवाती हैं। ऑल्सो नोट अदर कॉजेज आर एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी और कैंसर। तो ये सारी जो कॉजेज़ हैं ना, ये आपके पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कॉजेज़ हैं, जिसमें आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन आती है, कार्डियोमायोपैथी आती है, कैंसर आती है। सारी की सारी आपके पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवा रही होती हैं। फिर आगे MCQs आ जाते हैं। फीमेल इज टेकिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग thromboembolism. An old man who is bedridden for a long time develops sudden shortness of breath and palpitation. What is the most likely diagnosis? तो आपके पास ये pulmonary embolism होगा। कॉमन फीचर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि क्लिनिकली साइलेंट होता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन का प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो तो जो ईस्ट्रोजन है वो आपके पास हाइपर विस्कोसिटी करवाता है, तो ये आपके पास फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवाएगा। अ शॉपकीपर सडनली कोलैप्स इन हिज शॉप ऑन एग्जाम, हिज पल्स वाज थ्रेडी, BP 80/60 है, पल्स 120 है, थ्रेडी वीक, मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये वाला पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। A 49-year-old man has pulmonary embolism that completely blocks blood flow to his left lung. As a result, which of the following will occur? ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है लेफ़्ट लंग के अंदर। तो क्या होगा कि जो एल्वुलर PO2 इन लेफ़्ट लंग विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू द PO2 इन द इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इसमें आपके पास क्या होता है कि जो वेंटिलेशन होती है वो नॉर्मल होती है, जबकि परफ्यूजन जौन सी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपके पास परफ्यूजन ज़ीरो होगी, यानी कि आपके पास टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो तब आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास ऑक्सीजन है ना वो आपके पास इक्वल होगी लेफ़्ट लंग की जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है वो, और जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इक्वल होगी, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आ रही है उतनी ही आपके पास प्रेजेंट है, कुछ आपके पास कंज्यूम तो हो नहीं रही ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है यंग मेल ऑपरेटेड फॉर कोलिसिस्टेक्टमी, 3 days आफ्टर सर्जरी ही डेवलप डिस्निया, चेस्ट पेन एंड साइनोसिस। तो आपके पास प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ठीक है, पोस्ट ऑफ पेशेंट है। पोस्ट ऑफ पेशेंट में आपके पास इमोबिलाइजेशन होती है, जिस वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। अ फीमेल पेशेंट इमोबिलाइज फॉर द पास्ट 6 weeks डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ रीसेंट MI। अ ट्रायंगुलर शेप्ड हेमरेज वाज सीन इन लंग्स, तो आपके पास ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा। अ वुमेन डेवलप्स DVT आफ्टर लेप्रोटमी, तो मोस्ट लाइकली कॉज इज स्टेसिस प्लस हाइपरकोगुलेबल स्टेट होगी। ठीक है, इसमें अब पेशेंट डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली बट डाइड ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ वेसल इन द ब्रेन। तो ये कॉज ऑफ डेथ आपके पास क्या है? ये एम्बोलिज्म है, और कौन सा एम्बोलिज्म होगा? आर्टीरियल एम्बोलिज्म होगा। A 32-year-old G4 para 2 admitted in antenatal ward at 32 weeks. History of right leg swelling for 3 days. Doppler venous studies confirm DVT. What is the most important factor responsible for thromboembolic disease? तो ये आपके पास venous stasis आ जाएगा। A 35-year-old otherwise healthy patient presented with
सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, तो ये आपके पास क्या है, एम्बोलिज्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ जेनेटिक कॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो होमोसिस्टीन यूरिया होता है। अब ये जो होमोसिस्टीन यूरिया है ना, ये आपके पास जौन सा है, जेनेटिक कॉज तो है, लेकिन ये वेरी रेयर जेनेटिक कॉज है ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो आपके पास एक्वायर्ड कॉज होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, वो क्या होता है, कोई बता सकता है? तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि सबसे कॉमनली एक्वायर्ड कॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होगा? 'एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम'। अच्छा, अगर वो पूछ ले कि सबसे कॉमन जेनेटिक कॉज क्या है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का, तो फिर वो क्या होगा? सबसे कॉमन आपके पास जेनेटिक कॉज क्या है? सॉरी, सबसे कॉमन जेनेटिक कॉज या फिर इनहेरिटेड कॉज, दोनों में से कुछ भी पूछ ले कि अगर जेनेटिक कॉज या इनहेरिटेड कॉज आपके पास क्या है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, कोई बता सकता है वो क्या होगा? वो आपके पास फैक्टर 5 लेडन होगा, ठीक है। तो जो सबसे कॉमन आपके पास जेनेटिक या इनहेरिटेड कॉज होता है ना, वो आपके पास फैक्टर 5 लेडन होता है। ये जो होमोसिस्टीन यूरिया है ना, ये भी आपके पास जेनेटिक या एक्वायर्ड कॉज है, लेकिन ये बहुत एक रेयर कॉज है, ठीक है, ये नॉर्मली आपको नहीं पाया जाता। फिर आपके पास आ रहा है कि पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर फॉर विच ही रिमेन्ड एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नाउ ही सडनली डेवलप्स डिस्निया। इको में आपको पल्मरी हाइपरटेंशन मिल रही है, व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, तो ये आपके पास रिपीटेड पल्मरी एम्बोलाई आ जाएंगे। A 55-year-old lady with swelling on both legs and bilateral pleural effusion presents to you। लैब वैल्यूज़ में ए एस टी आपके पास 263 है, ए एल टी 223 है, एल डी एच 760 है, सी के 150 है। तो इसमें आपके पास क्या है, रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। अब पल्मरी हाइपरटेंशन एंड सब्सिक्वेंट राइट हार्ट फेलियर कैन अकर इन स्मॉल नंबर ऑफ केसेस इन विच रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अगर पेशेंट को रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि आपके पास राइट हार्ट फेलियर होगा और पल्मरी हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। क्योंकि देखो कि अगर आपके पास पल्मरी एम्बोलिज्म है या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है रिकरेंट, तो उससे आपके पास क्या हो रहा है कि जो पल्मरी वास्कुलेचर है उसकी ब्लॉकेज हो रही है। जब पल्मरी वास्कुलेचर की ब्लॉकेज होगी तो पीछे की तरफ ब्लड पाइलअप होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड पूलअप होना शुरू होगा लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर आपके पास पल्मरी हाइपरटेंशन मिलेगी। और जब लंग्स से आपके पास राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर जौन सा ब्लड पूलअप होना शुरू हो जाएगा, तो तब आपको फिर यहाँ पे कंजस्टिव राइट हार्ट फेलियर मिलेगा, ठीक है। द राइट हार्ट फेलियर दैट अकर्स देन लीड्स टू हेपाटिक पैसिव कंजशन। अब राइट हार्ट फेलियर से भी आपके पास ये पीछे की तरफ अगर ब्लड चला जाए, तो वहाँ पे आपके पास फिर क्या होगा, वहाँ पे आपके पास पैसिव हेपाटिक कंजशन होना शुरू हो जाएगी अगर उससे भी पीछे ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए। विथ सेंट्री लोबर निक्रोसिस, ठीक है, दैट इज कॉज फॉर द इंक्रीज ट्रांस एमाइनेज एंड एल डी एच, लेकिन नॉर्मल सी के लेवल सिंस द हार्ट इज लार्ज, लेकिन इस्कीमिक नहीं है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होती है कि आपके पास रीसेंट हिस्ट्री हो स्ट्रोक की, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रोक की हिस्ट्री होगी तो आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देनी, क्योंकि ये मज़ीद जौन सा है थ्रोम्बोसिस की तरफ लेके जाती हैं पेशेंट को। फिर आ रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन वॉज एडवाइज बेड रेस्ट आफ्टर विच शी डेवलप पेनफुल स्वेलिंग इन राइट लेग, तो द मोस्ट लाइकली कॉज वुड बी डीवीटी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो गाइज, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया तो बता दें। यूएस एमएलई वाला भी सी को रिपीट कर दो, ठीक है।
अब देखो आपके पास क्या हो रहा है कि इस एमसीक्यू के अंदर वो ये बता रहा है कि पेशेंट है। अब पेशेंट को ना बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन्स हैं, ठीक है। आपको एक्सरे पे बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन्स मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद ना वो ये बता रहा है कि अगर पेशेंट है उसे रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का क्या मतलब है कि बार बार आपके पास जो पल्मरी वास्कुलेचर है, पल्मरी वास्कुलेचर के अंदर आपके पास कोई एम्बुलस आके जौन सा लॉज हो रहा है। जब पल्मरी वास्कुलेचर के अंदर जाके एम्बुलस लॉज होगा तो फिर आपके पास क्या होगा कि पीछे लंग्स के अंदर ब्लड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपके पास लंग्स के अंदर ब्लड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखो आपके पास क्या होता है कि राइट हार्ट होता है, वो राइट साइड ऑफ हार्ट आपके पास पंप करता है ब्लड टू द लंग्स, और लंग्स से आपके पास फिर जाता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगर बीच में जौन सा है कहीं पे आपके पास एम्बुलस आके लॉज हो गया है तो आपके पास क्या होगा कि जो लंग्स के अंदर ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो लंग्स के अंदर जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, पल्मनरी हाइपरटेंशन होगी। अब पल्मनरी हाइपरटेंशन हो रही है, लंग्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, तो वो पीछे जाते जाते आपके पास राइट हार्ट में भी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड पूलिंग होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके पास राइट वेंट्रिकल का भी जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास फिर राइट हार्ट फेलियर हो गया। अब राइट हार्ट फेलियर तो हो गया, अब राइट हार्ट के अंदर आपके पास ब्लड आता कहाँ से है, आपके पास इंफीरियर वेना केवा से आ रहा होता है, ठीक है। अब पीछे अगर ये इंफीरियर वेना केवा की भी ब्लॉकेज हो जाएगी, वहाँ पे भी आपके पास ब्लड की पूलिंग हो जाए, तो फिर आपके पास पीछे कहाँ पे जो लिवर है ना, लिवर के अराउंड भी आपके पास फिर ये कंजेशन होना शुरू हो जाएगी और सेंट्री लोबार नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास लिवर के अंदर भी पैसिव हेपेटिक कंजेशन होगी, सेंट्री लोबार नेक्रोसिस होगा, तो फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ट्रांस एमाइनेजेस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और साथ में एलडीएच भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपके पास जो सीके है ना वो आपके पास नॉर्मल रहेगा। हार्ट आपका इलाज हो रहा है क्योंकि फेलियर हो रहा है, लेकिन आपके पास इस्कीमिया नहीं हो रहा है, इस वजह से आपके पास जो सीके है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ये वो कह रहा है। फिर आपके पास आगे आ जाता है इन पल्मनरी एम्बोलिज्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपके पास क्यों होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से होता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो आपके पास पल्मनरी एम्बोलिज्म है इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो को क्या होता है, कोई बता सकता है, कम होती है ज़्यादा होती है। पल्मनरी एम्बोलिज्म के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कम होगी या ज़्यादा होगी। बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगी और टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। अब ना आपके पास लंग्स के अंदर 3 जोन्स होते हैं, ठीक है। जो जोन 1 होता है वो एपेक्स ऑफ लंग होता है, ठीक है। अब एपेक्स ऑफ लंग के ऊपर आपके पास क्या होगा कि वेंटिलेशन कम होती है और ब्लड फ्लो और भी ज़्यादा कम होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी होती है ऊपर वाली साइड पे आपके पास ग्रेविटी कम होगी, तो क्योंकि ग्रेविटी कम होगी तो वहाँ पे वेंटिलेशन भी कम हो रही है और जो ब्लड फ्लो है ना वो भी आपके पास कम जा रहा है, ठीक है। तो इसमें वेंटिलेशन भी कम है लेकिन जो ब्लड फ्लो है या परफ्यूजन है वो उससे भी ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल जो आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है वो आपके पास एपेक्स ऑफ लंग के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे आपके पास ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हाई होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि आपके पास अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो आपके पास टिश्यूज़ तक आपके पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। तो जब टिश्यूज़ के तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, टिश्यूज़ कम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो आपके पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास
ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो टिश्यूज़ तक कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, टिश्यूज़ तक कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो टिश्यूज़ कम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जो PCO2 है वो आपके पास लो होता है एपेक्स पे, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है वो आपके पास इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर आपके पास जोन 3 आ जाता है। जोन 3 आपके पास बेस ऑफ लंग पे होता है। अब जोन 3 आपके पास बेस ऑफ लंग पे होगा, यहाँ पे आपके पास ग्रेविटी के इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपके पास वेंटिलेशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो और भी ज़्यादा होगा। तो जो आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी ओवरऑल। एज अ रिज़ल्ट अब देखो, क्योंकि ब्लड फ्लो हायर है, ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होगा तो टिश्यूज़ तक आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी और टिश्यूज़ फिर ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम भी करेंगे। तो जब टिश्यू ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो जो PO2 है वो आपके पास कम हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास जब टिश्यूज़ ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे या ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करें, तो उनकी जो CO2 प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से आपके पास PCO2 जौन सा होता है वो हाई होता है एट बेस, जबकि PO2 आपके पास लो होता है एट बेस, ठीक है। और इसमें आपके पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है वो आपके पास कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो? जो आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होता है ना, वो आपके पास डॉक्टर साहबा पूछ रही थी क्या इंडिकेट करता है। अब जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है ना, वो आपके पास इंडिकेट करता है कि जो लंग्स हैं वो कितनी अच्छी तरह ऑक्सीजनेट हो रहे हैं, ठीक है। वो जो लंग्स हैं वो कितनी अच्छी तरह ब्लड को ऑक्सीजनेट कर पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास VQ रेशो जो है ना वो इंडिकेट करता है। अब जो नॉर्मली आपके पास VQ रेशो होता है ना वो 0.8 होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो परफ्यूजन है वो स्लाइटली एक्सीड करती है द वेंटिलेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। क्योंकि 0.8 है तो आपके पास डिनोमिनेटर जो सा होता है ना, यानी कि जो परफ्यूजन है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है थोड़ी सी दैन द वेंटिलेशन, ठीक है। अब अगर आपके पास VQ रेशो ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि जो एरिया है वो वेल वेंटिलेटेड है लेकिन एडिक्वेटली परफ्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लो VQ रेशो है तो उसका क्या मतलब है कि जो एरिया है वो आपके पास परफ्यूज है लेकिन वेल वेंटिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास VQ रेशो जौन सी है वो इंडिकेट करेगी। गाइज यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बात या रिपीट कर दूँ सारा कुछ? डॉक्टर आतिका आपको समझ आ गई जो VQ रेशो है वो क्या इंडिकेट करेगी? नॉर्मली जो VQ रेशो है ना वो 0.8 होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास VQ रेशो बढ़ी हुई है, ठीक है, यानी कि VQ रेशो आपके पास 0.8 से अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो एरिया है वो वेल वेंटिलेटेड तो है लेकिन अच्छी तरह परफ्यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है, जैसे आपके पास एपेक्स पे होता है। और अगर आपके पास जो VQ रेशो है वो 0.8 से कम आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो एरिया है वो परफ्यूज तो है लेकिन अच्छी तरह वेंटिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब होता है। फिर आपके पास आ जाते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आपके पास वेंटिलेशन ज़ीरो हो जाएगी जबकि परफ्यूजन आपके पास नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो आपके पास जो VQ रेशो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो, तो ये आपके पास VQ रेशो ज़ीरो होगा। इससे आप शंट भी कहते हैं, ठीक है, इससे आप शंट भी कहेंगे। सो देयर इज़ नो गैस एक्सचेंज
PO2 और PCO2 ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड विल अप्रोच देयर वैल्यूज इन मिक्स्ड वीनस ब्लड। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। जो PO2 और PCO2 है वो आपके पास जो कैपिलरी वो जो आपके पास वीनस ब्लड है ना उसकी वैल्यू को रीच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ही नहीं हो पा रही, आपके पास जो ऑक्सीजन नया आ रहा था वो ब्लड के अंदर परफ्यूज़ ही नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे आपके पास इस वजह से जो आर्टरीज में जो PO2 और PCO2 है वो आपके पास वीनस ब्लड जैसा मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना आपके पास दो तरह के शंट्स होते हैं। एक आपके पास फिजियोलॉजिकल शंट होता है, एक आपके पास एनाटॉमिकल जो है ना वो शंट होता है, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है। ठीक है, अब जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है ना, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो गैस है ना वो आपके पास ह्यूमिडिफाई होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही होती। ठीक है, ये आपके पास जैसे ट्रेकिया हो गया या ब्रोंकाई हो गई, यहाँ पे आपके पास गैस ह्यूमिडिफाई हो रही है लेकिन कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही। तो ये जौन सा होता है ना आपके पास एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है। जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है ना उससे आप शंट कहते हो। ठीक है, अब ये जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके पास जो VQ रेशो है वो ज़ीरो हो रहा है, और ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे आपके पास गैस एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है VQ रेशो एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो VQ रेशो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ब्लड फ्लो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, एग्जाम्पल बाय एम्बोलिज्म ऑक्लूडिंग पल्मोनरी आर्टरी, देन ब्लड फ्लो विल बी ज़ीरो। तो अगर आपके पास कोई एम्बोलिज्म है वो पल्मोनरी आर्टरी को ऑक्लूड कर रहा है, ऑक्लूड करने की वजह से आपके पास जो वेंटिलेशन है वो तो नॉर्मल है लेकिन जो परफ्यूजन है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। आपके पास जो वेंटिलेशन है वो आपके पास नॉर्मल है लेकिन परफ्यूजन आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, जिस वजह से आपके पास जो VQ रेशो है वो आपके पास इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, जिसे आप डेड स्पेस भी कहते हो। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर बख्तावर पूछ रही हैं कि जो VQ रेशो है वो इंक्रीज़ होगा ऑब्स्ट्रक्शन में। तो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपके पास जो VQ रेशो है वो इंक्रीज़ तो नहीं होगा, VQ रेशो डिक्रीज़ होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपके पास VQ रेशो जौन सा है वो डिक्रीज़ होगा और ज़ीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपके पास जो VQ रेशो है वो आपके पास ज़ीरो की तरफ जाता है। हाँ, बिलो नॉर्मल होगा या ज़ीरो होगा। ठीक है, या डिक्रीज़ होगा। अब डेड स्पेस में क्या होता है, डेड स्पेस के अंदर डेड स्पेस के अंदर ना आपके पास कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा तो आपके पास वेंटिलेशन को क्या होगा डेड स्पेस में, कोई बता सकता है? डेड स्पेस के अंदर वेंटिलेशन को क्या होगा? डेड स्पेस के अंदर वेंटिलेशन को क्या होगा, कोई बता सकता है? अच्छा, वेंटिलेशन एक कोई कह रहा है कि नॉर्मल रहेगी, एक कह रहा है ज़ीरो हो जाएगी, एक कह रहा है इंक्रीज़ हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल होगी। ठीक है, जो लोग नॉर्मल कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। तो वेंटिलेशन इसमें आपके पास नॉर्मल रहेगी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड परफ्यूजन को क्या होगा? अब परफ्यूजन में देखो, परफ्यूजन क्या होता है कि जो एक्सचेंज हो रही होती है, तो डेड स्पेस में परफ्यूजन को क्या होगा?
डेड स्पेस में परफ्यूजन को क्या होगा फिर? वेंटिलेशन तो हमने देख लिया कि वो नॉर्मल रहेगी। हाँ, जो परफ्यूजन है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी या फिर ज़ीरो रहेगी, ठीक है। हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि वो ज़ीरो होगी, क्योंकि आपके पास जो डेड स्पेस होती है ना, वहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रही होती। तो अगर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा डेड स्पेस के अंदर, तो आपके पास परफ्यूजन क्या हो गई? ज़ीरो हो गई ना। तो परफ्यूजन ज़ीरो हो रही है और वेंटिलेशन जो सी है वो नॉर्मल रह रही है, तो डेड स्पेस के अंदर फिर क्या होना चाहिए? BQ रेशो को इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डेड स्पेस के अंदर आपके पास परफ्यूजन जौन सी, वो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जौन सी है वो फिर आपके पास क्या होगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपके पास जो वेंटिलेशन है वो ज़ीरो है, जबकि आपके पास जो परफ्यूजन है वो नॉर्मल है। तो आपके पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो BQ रेशो है वो ज़ीरो हो जाएगा, या MCQs में जो पास्ट MCQs आया हुआ है उसमें क्या है कि वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है, या फिर वो ज़ीरो हो जाती है। जबकि आपके पास जो पल्मनरी एम्बोलिज्म है, पल्मनरी एम्बोलिज्म में आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास वेंटिलेशन जौन सी है वो नॉर्मल रह रही है, लेकिन आपके पास परफ्यूजन जौन सी है वो ज़ीरो हो रही है, तो जो BQ रेशो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और इसी को फिर आप डेड स्पेस कहोगे। डेड स्पेस क्या होती है? वो वाली जगह जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही होती। तो अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही तो वेंटिलेशन तो आपके पास नॉर्मल है, लेकिन परफ्यूजन आपके पास नहीं होगी, तो आपके पास डेड स्पेस में भी इन्फिनिटी हो जाएगी जो BQ रेशो है, ठीक है। बाकी सबको समझ आ गया? डॉक्टर बख्तावर, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर मासूमा, सबको समझ आ गया? अब देखो कि यहाँ पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, तो अगर आपके पास कोई गैस एक्सचेंज नहीं होती तो जो PO2 और PCO2 है वो जो एल्वियुलर एयर है उसकी और इंस्पायर्ड एयर की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके पास ऑक्सीजन आ रही है वो आगे की तरफ ब्लड में नहीं जा रही या फिर टिश्यूज़ में नहीं परफ्यूज़ हो रही। तो इस वजह से आपके पास जो PO2 और PCO2 है एल्वियुलर एयर में, वो आपके पास नॉर्मल वो होगी जो इंस्पायर्ड एयर के अंदर होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि ये तो आपने पढ़ लिया एम्बोलिज्म के अंदर, अब नॉर्मल सिनेरियोज में आपके पास क्या होना चाहिए? जब गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो एल्वियुलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है कि एल्वियुलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू इंस्पायर्ड एयर ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? एल्वियुलर एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू इंस्पायर्ड एयर वो ज़्यादा होगा या कम होगा? एम्बोलिज्म की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो एल्व्यूलर एयर है उसके अंदर आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू इंस्पायर्ड एयर वो ज़्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल कम होगा ना, डिक्रीज होगा। क्योंकि देखो आपके पास क्या हो रहा है, जो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है वो सारा का सारा परफ्यूज हो रहा है इनटू द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से आपके पास कहाँ जा रहा है? टारगेट टिश्यूज़ में जा रहा है। तो वो ऑक्सीजन सारा का सारा खींच रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन खींचेंगे या कंज्यूम करेंगे तो जो आपके पास एल्वुलर एयर है उसमें ऑक्सीजन फिर कम हो जाएगी ना, ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और PCO2 को क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी इन दी एल्विलर एयर एज कंपेयर टू इंस्पायर्ड एयर? PCO2 क्या होगी, कोई बता सकता है? PCO2 को क्या होगा? बिल्कुल वो इंक्रीज हो जाएगी,
क्योंकि आपके जो सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो आपके पास CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। उसके बाद जो CO2 है वो आपके पास ब्लड से एल्वुलाई के अंदर जाएगी और एल्वुलाई से फिर आप एक्सपायर करोगे, ठीक है। तो जो आपके पास CO2 है वो आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए एल्वुलर एयर में। लेकिन अगर कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही तो जब गैशियस एक्सचेंज नहीं होगी तो तब आपके पास जो PO2 और PCO2 है एल्वुलर एयर में वो इंस्पायर्ड एयर के इक्वल होंगे, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पास है। फिर आपके पास आ जाता है एट द एपेक्स ऑफ लंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई। तो एपेक्स ऑफ लंग के ऊपर आपके पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो हाई होती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास वेंटिलेशन भी कम हो रही है लेकिन जो आपके पास परफ्यूजन है वो ज़्यादा कम हो रही है, तो इस वजह से आपके पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होगी वो हाई होगी। VQ इंक्रीजेज इन पल्मरी एम्बोलिज्म। अब पल्मरी एम्बोलिज्म में ये इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। An athlete is involved in regular exercise. During exercise, the blood flow in all zones of lung is like that of zone 3 of lung, ठीक है। तो एक्सरसाइज के अंदर आपके पास सारा का सारा जो लंग है वो जोन 3 की तरह एक्ट करता है, और जोन 3 के अंदर आपके पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो थी वो आपके पास कम हो रही थी, ठीक है। फिर आ रहा है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो आपके पास कम हो रही है ना। अब ये देखो कि ऊपर आपके पास जो परफ्यूजन होती है ना वो आपके पास मज़ीद बढ़ जाती है, ठीक है। जोन 3 के अंदर जो परफ्यूजन थी वो मज़ीद बढ़ रही थी क्योंकि आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें टिश्यूज जौन से होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, उन्हें ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। तो जब ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा तो आपकी परफ्यूजन जौन से वो बढ़ जाएगी। परफ्यूजन बढ़ने की वजह से आपके पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है वो आपके पास कम हो जाएगी। जी जी डॉक्टर बख्तावर, सेम थिंग है। वो जौन सा है ना उससे जो MCQs आते हैं ना, MCQs के अंदर वो कहीं पे आपके पास वो इन्फिनिटी यूज़ करता है, कहीं पे इंक्रीज़ यूज़ करता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो ऑप्शन में होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शंस में हो। अगर इंक्रीज आपके पास ऑप्शन होगा आपने उसे चूज़ करना है, अगर इन्फिनिटी होगा आपने वो चूज़ करना है, ठीक है। फिर आ रहा है a 49-year-old man has pulmonary embolism that completely blocks blood flow to his left lung. As a result, which of the following will occur? तो आपके पास 49-year-old मैन है, हैज़ अ पल्मरी एम्बोलिज्म जो कि लेफ़्ट लंग को ब्लॉक कर रहा है। एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, जो PO2 लेफ़्ट लंग होगा वो आपके पास PO2 इंस्पायर्ड एयर के इक्वल होगा। मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया क्या होता है कि आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन इनइक्वालिटी हो रही है। 3 days आफ्टर डिलीवरी अ वुमन डाइड बिकॉज ऑफ पल्मरी एम्बोलिज्म। देयर वाज ब्लॉकेज एज पल्मरी आर्टरी विच रिजल्ट्स इन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो आपके पास इन्फिनिटी हो रही है जो पल्मरी एम्बोलिज्म है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो? आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा समझने वाला है, तो अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो अभी आप लोग क्लियर कर लो ताकि जौन सा है ना आगे जाके आपको मसला ना हो और बाद में आप लोग आराम से याद कर सको, ठीक है। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है अभी तक तो आप लोग पूछ लो। किसी को कोई मसला तो नहीं है अभी तक? चले, फिर आपके पास आ रहा है रेस्पिरेटरी स्टिमुलस बाय इज मेडुलरी सेंटर, फर्दर रेट एंड डेप्थ इज कंट्रोल बाय नीमोटैक्सिक सेंटर्स, ठीक है। तो ये अब आपके पास ना जो रेट और रिदम होता है ना ब्रीदिंग का, वो कुछ सेंटर्स होते हैं आपके पास ब्रेन स्टेम के अंदर जो आपके पास कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले ना इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है। जिन लोगों के पास रफ़ीउल्लाह का 12th एडिशन है ना
वो ये सारी चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि आई थिंक रफ़ीउल्लाह के 12th एडिशन के अंदर ये चीज़ें, ये टेबल जो है ना, ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। और ये अक्सर पेपर में आते भी हैं सवाल इसमें से, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स आपके पास क्या करता है कि ब्रीदिंग कैन बी अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, कैन होल्ड ब्रेथ और कैन टेक रैपिड ब्रेथ एंड कैन रिजल्ट इन हाइपो वेंटिलेशन या हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, यानी कि जो कॉर्टेक्स के हेमिस्फेयर्स होते हैं आपके पास ब्रेन के अंदर, ये आपके पास जो सा है ना वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग का। तो आप कॉन्शियसली जो सांस को होल्ड कर सकते हो, ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो, ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहे हो या हाइपो वेंटिलेट कर रहे हो कॉन्शियसली, तो ये आपके पास जो सा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होता है, ठीक है। अभी लेट सपोज आपने सोचा कि मैंने सांस रोक लेनी है, आपने सांस रोक ली, तो ये किस वजह से हो रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से। आपने सोचा है कि आपने तेज़ी तेज़ी से सांस लेनी है, हाइपर वेंटिलेट करना है, तो अगर आप वो कर रहे हो सोच के, तो आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सिमिलरली हाइपो वेंटिलेट अगर आप वॉलंटरी कंट्रोल से कर रहे हो, तो ये आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से है। फिर आपके पास आ जाता है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। अब जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर होता है, ठीक है। अब जो आपके पास ये मेडुला है, मेडुला आपके पास ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, और ये आपके पास रेस्पिरेशन के जो रेट वगैरह होता है उसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, इसमें आपके पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, दूसरा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। अब जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, वो आपके पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है, यानी सांस अंदर लेने के लिए, ठीक है। इनपुट कम्स फ्रॉम वेगस एंड ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। तो इसमें आपके पास इनपुट कहाँ से आ रहा है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में आपके पास वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व से आ रहा है, और जो आउटपुट है वो आपके पास ट्रैवल करता है विया फ्रेनिक नर्व टू द डायफ्राम, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास बेसिक यूनिट होता है या बेसिक मसल होता है फॉर इंस्पिरेशन, वो क्या होता है? डायफ्राम होता है। तो जब डायफ्राम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम है वो आपके पास बढ़ जाता है, ठीक है, जबकि प्रेशर जो सा है थॉरिक्स के अंदर वो कम हो जाता है। तो इस वजह से आप फिर सांस अंदर लेते हो, ठीक है। आपके पास एयर जौन सी है वो हायर प्रेशर, जो बाहर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से आपके पास आप एयर को इनहेल करोगे। फिर आपके पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आ जाता है। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपायरेशन, ठीक है। और ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये आपके पास नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर ये एक्टिव नहीं होता, जबकि आपके पास एक्सपायरेशन के अंदर ये एक्टिव होता है, ठीक है। और जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज के अंदर आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी होती है या तेज़ी तेज़ी से एक्सपायर करना होता है, तो तब आपके पास ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कौन सा है, तब वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। फिर आपके पास एपिन्यूस्टिक सेंटर आ जाता है और साथ में नीमोटैक्सिक सेंटर आ जाता है। अब ये जो एपिन्यूस्टिक सेंटर है ये आपके पास लोअर पॉन्स में होता है, ठीक है। आपके पास जो ब्रेन स्टेम होती है उसमें सबसे ऊपर मिड ब्रेन होता है, फिर मेडुला होता है, फिर पॉन्स होता है। जो मेडुला था, मेडुला में आपके पास डॉर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आ जाते हैं, जबकि आपके पास जो पॉन्स होता है उसमें एपिन्यूस्टिक सेंटर और साथ में नीमोटैक्सिक सेंटर आ जाते हैं। अब ये जो एपिन्यूस्टिक सेंटर है ना ये आपके पास लोअर पॉन्स में होता है और ये स्टिमुलेट करता है इंस्पिरेशन को और प्रोड्यूसिंग अ डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी गैस, ठीक है, जिसे आप एपन्यूसिस कहते हो, ठीक है। तो आपके पास जो एपिन्यूस्टिक सेंटर होता है ना वो आपके पास एपन्यूसिस ही करवा रहा होता है। एपन्यूसिस क्या होता है कि आपने लंबी सांस ली है अंदर की तरफ, ठीक है, लंबी सांस के बाद आपने एक गैस किया है, ठीक है, तो लंबी सांस लेके आप रुक गए हो, ठीक है, सांस अंदर आपने खींच ली है, तो ये आपके पास जौन सा होता है ये एपिन्यूस्टिक सेंटर का काम होता है। जबकि जो नीमोटैक्सिक होता है ये आपके पास अपर पॉन्स के अंदर होता है, ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। जो एपिन्यूस्टिक था वो आपके पास इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, जबकि जो नीमोटैक्सिक है वो इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर रहा है। देयरफॉर रेगुलेट्स इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो जब ये आपके पास नीमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हुआ है तो ये इंस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो जब इंस्पिरेशन आपके पास इनहिबिट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि आप तेज़ी से सांस लोगे, लंबा सांस नहीं ले सकते। जो एपिन्यूस्टिक सेंटर है इससे आप लंबा सांस ले रहे थे,
जबकि जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर है, इससे जो लंबा सांस है वो बीच में रुक जाएगा और तेज़ी तेज़ी से आप सांस लोगे और रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का फंक्शन होता है। डॉक्टर साहिबा, ये देखिए ना, इनपुट आउटपुट क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है, ठीक है। तो आपके पास जो वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है ना, ये इसका इनपुट होगा। इनपुट का क्या मतलब है आपके पास के जो आपके पास बेरो रिसेप्टर्स होते हैं ना, बेरो रिसेप्टर से आपके पास ये वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व जौन से होते हैं वो सिग्नल्स लेके जाते हैं टुवर्ड्स द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। अब बेरो रिसेप्टर्स ने क्या डिटेक्ट करना होता है, आपके पास CO2 लेवल्स डिटेक्ट करने होते हैं, साथ में ऑक्सीजन लेवल्स डिटेक्ट करने होते हैं, हाइड्रोजन लेवल्स डिटेक्ट करने होते हैं, और उसके हिसाब से जौन सा है ना आपके पास रेस्पिरेटरी रेट जौन सा होता है उससे वेरी करना होता है। हाँ, एफरेंट इफरेंट ही है बेसिकली, हाँ एफरेंट इफरेंट्स ही हैं। तो ये आपके पास जो है ना एफरेंट्स होंगे, ईफरेंट्स नहीं होंगे, ए से एफरेंट्स होंगे जो आपके पास इनपुट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास कहाँ से सिग्नल्स लेके जा रहे हैं, ये आपके पास जो बेरो रिसेप्टर्स है वहाँ से सिग्नल्स लेके जा रहे हैं। बेरो रिसेप्टर्स आपके पास सेंसरी होते हैं ना, ये आपके पास डिटेक्ट कर रहे होते हैं CO2 के लेवल्स, हाइड्रोजन के लेवल्स, ऑक्सीजन के लेवल्स। तो उस हिसाब से आपके पास ये जब डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपके पास वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व जौन सी है वो सिग्नल्स लेके जाएगी टुवर्ड्स द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से आपके पास जो आउटपुट है या इफरेंट्स हैं वो आपके पास जाएंगे डायफ्राम की तरफ, और डायफ्राम ने आपके पास फिर इंस्पिरेशन करवानी है, ठीक है, बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल, ठीक है। गाइज यहाँ तक सबको समझ आ गया टेबल ये वाला? ये टेबल समझ आ गया? किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, फिर आपके पास आ रहे विच ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इनएक्टिवेट नॉर्मली आर एक्टिवेटेड इन मेगुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीडिंग। तो जब आपके पास ये जो आपके पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के न्यूरॉन्स होते हैं ना, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपके पास नॉर्मली जौन सा होता है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जब आप जौन सा होता है तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहे होते हो जैसे एक्सरसाइज में, तो तब ये आपके पास जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये एक्टिवेट हो जाता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन द डोर्सल न्यूक्लियस इन द मेडुला। द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अच्छा, फिर आपके पास आ रहा है द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द डोर्सल न्यूक्लियस इन मेडुला। द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, तो जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है ना, इंस्पिरेशन को क्या चीज़ आपके पास कंट्रोल कर रही होती है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो एपिन्यूस्टिक सेंटर होता है ये स्टिमुलेट करता है इंस्पिरेशन को, तो ये गहरी सांसों के लिए होता है, ठीक है। जबकि आपके पास जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये आपके पास इनहिबिट कर रहा होता है इंस्पिरेशन को, इसीलिए ये आपके पास जो इंस्पिरेटरी रेट है उसे कंट्रोल करता है। आप तेज़ी तेज़ी से सांस ले पाते हो, रेस्पिरेटरी रेट को भी ये कंट्रोल करता है, आप क्या रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है। इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स आर रिलेटेड इन द located in the dorsal medullary center. Inspiratory ramp signals are produced from the dorsal respiratory neurons. Their rate increases in response to impulse from the pneumotaxic center, ठीक है। दोनों चीज़ें करेगा ना, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करेगा, तो रेस्पिरेटरी रेट को अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है तो आप ये भी कह सकते हो ना कि उसे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ कर रहे, तो लेट सपोज क्या किसी का बंदे का रेस्पिरेटरी रेट कम है, वो गहरी सांसें ले रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास जो कोमा के पेशेंट्स होते हैं, कोमा के पेशेंट्स में क्या होता है कि उनका रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम हो जाता है। अब तो ये जौन सा है ना, फिर आपके पास जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जब ये डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट वाले का इंक्रीज करेगा रेस्पिरेटरी रेट, तो उसे आप ये भी कह सकते हो कि उसे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरीली तो ये ज़्यादा ही कर रहा है रेस्पिरेटरी रेट को, लेकिन आप उसे ये भी कह सकते हो कि ये रेगुलेट भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रहा होता है, क्योंकि जो डीप इंस्पिरेशन होती है ना उसे ये रोक देता है, ठीक है। डीप इंस्पिरेशन जब रुक जाएगी तो आप फिर तेज़ी तेज़ी से सांस लेना शुरू कर दोगे ना, तो रेस्पिरेटरी रेट को ये इंक्रीज़ करेगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको?
आगे चले। गाइस आगे चले। अच्छा, फिर ना ये आपके पास कीमो रिसेप्टर्स ही आ जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है ये आपके पास कहाँ पे होंगे? मेडुला के अंदर होंगे। और जो आपके पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आपके पास कहाँ पे होते हैं? ये आपके पास कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट हैं। इनका काम क्या होता है कि ये पीएच से सेंसिटिव होते हैं ऑफ द सेरिब्रस फ्लूइड। अगर आपके पास सीएसएफ का पीएच जौन सा है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देंगे, हाइपर वेंटिलेशन होगी आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास इसमें मैकेनिज़्म क्या आ रहा है? मैकेनिज़्म में अगर आपके पास CO2 ज़्यादा हो रहा है तो CO2 ज़्यादा होने की वजह से आपके पास CO2 और वाटर मिल के आपके पास कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्ब आयंस, ठीक है। अब जो CO2 है आपके पास ये डिफ्यूज़ करती है फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड इनटू द CSF, ठीक है। तो CO2 ने क्या किया? डिफ्यूज़ कर गई फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड इनटू द CSF। In the CSF, CO2 combines with hydrogen, so with water to produce। ये इसी तरह आपके पास CO2 वाटर के साथ कंबाइन हो रही है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन और बायोकार्बोनेट। द रिजल्टिंग हाइड्रोजन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये देखो कि जब CO2 के लेवल्स बढ़ गए, CO2 के लेवल्स बढ़ने के बाद आपके पास हाइड्रोजन और बायोकार्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो इसमें हाइड्रोजन है ना वो आपके पास जाता है और वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स थे वो आपके पास मेडुला के अंदर प्रेजेंट थे। जब वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा तो इससे क्या होगा? दस इंक्रीजेज द PCO2 एंड हाइड्रोजन स्टिमुलेट ब्रीदिंग एंड डिक्रीज इन PCO2 एंड हाइड्रोजन इनहिबिट ब्रीदिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है PCO2 और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ब्रीदिंग को स्टिमुलेट कर देंगे। तो जब आपके पास ब्रीदिंग स्टिमुलेट होगी, आप हाइपर वेंटिलेट करोगे तो फिर आपके पास क्या होगा कि CO2 वॉश आउट होगा। CO2 आपके पास जो इंस्पायर्ड एयर है जो आपके पास ब्लड है उसमें कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहे हो तब ज़्यादा से ज़्यादा CO2 निकाल रहे हो, ठीक है। जबकि अगर आपके पास PCO2 और हाइड्रोजन आपके पास कम होंगे, कम होने की वजह से ब्रीदिंग इनहिबिट होती है, आप हाइपर वेंटिलेट करोगे ताकि आप मैक्सिमम जो CO2 है वो ब्लड के अंदर रख सको, ठीक है। द रिजल्टिंग हाइपर वेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन देन रिटर्न्स द आर्टेरियल PCO2 टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो हाइपर वेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन है इससे आपके पास जो PCO2 है वो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर आपके पास CO2 बढ़ा हुआ है, अगर आपके पास CO2 बढ़ा हुआ होगा तो आपके पास क्या होगा कि जो हाइड्रोजन और बायोकार्ब्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो हाइड्रोजन है वो आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और CO2 जो है वो CSF के अंदर जाके डिफ्यूज़ हो रहा है। डिफ्यूज़ होकर आपके पास हाइड्रोजन और बायोकार्ब्स बना रहा है। जो हाइड्रोजन है उसने आपके पास मेडुला के अंदर जाना है, मेडुला के अंदर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के साथ लगेगा। जब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के साथ लगेगा तो वो आपके पास क्या करेगा? जी बिल्कुल, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विल लीड टू हाइपर वेंटिलेशन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि जब CO2 के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं तो हाइड्रोजन आपके पास मेडुला में जाके लग रहा है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर से, और जब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के साथ लग रहा है तो आपके पास ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करेगा। ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करेगा, आप हाइपर वेंटिलेट करोगे तो आप एक्सेसिव जो CO2 है वो वॉश आउट करोगे, ठीक है, जिससे आपके पास जो pH है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। और जब आपके पास इसी तरह ऑपोजिट होगा, जब आपके पास CO2 और हाइड्रोजन लेवल्स कम है तो तब आपके पास जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कम हो जाएगी, आप हाइपो वेंटिलेट करोगे ताकि आप CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करोगे तो आपके पास जो pH है वो अगेन नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं।
अब जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इनकी आपके पास कैरोटिड और एयोटिक बॉडीज़ के अंदर होती है, ठीक है। द कैरोटिड बॉडीज़ आर लोकेटेड एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, द एयोटिक बॉडीज़ आर लोकेटेड अबव एंड बिलो द एयोटिक आर्च, ठीक है। तो जो आपके पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं इनकी आपके पास लोकेशन कहाँ पे आ रही है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में आपके पास कैरोटिड और एयोटिक बॉडीज़ के अंदर आपके पास आ रही है। जो कैरोटिड बॉडीज़ है वो आपके पास कहाँ पे होती है, जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो सी है वो बाइफरकेट करती है। कॉमन कैरोटिड आपके पास दो में डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड में और एक्सटर्नल कैरोटिड में। जो इंटरनल कैरोटिड है वो आपको ब्रेन को सप्लाई करेगी, जबकि जो एक्सटर्नल कैरोटिड है वो आपके स्कैल्प वाले रीजन को सप्लाई करती है। इनकी जब बाइफरकेशन हो रही होती है वहाँ पे आपके पास ये कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। और जो अयोटिक बॉडीज़ हैं ये आपके पास अबव एंड बिलो द अयोटिक आर्च होती हैं, ठीक है। जो अयोटिक आर्च है उसके ऊपर और नीचे आपके पास ये फिर अयोटिक बॉडीज़ होंगी। अब उसमें पैथोजेनेसिस और मैकेनिज़्म क्या होता है कि अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जौन सा होता है वो लेस देन 60 mmHg होता है तो आपके पास ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जौन सा है ना आपके पास जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये आपके पास जौन सा होता है सेंसिटिव होती हैं टू PO2, टू PCO2 और pH, ठीक है। तीनों के साथ सेंसिटिव है। जबकि मुझे कोई चैट बॉक्स में बता सकता है जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो किसके साथ सेंसिटिव हैं। जो आपके पास सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो किस चीज़ के साथ सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, तो अब आपके पास जो PO2 है जब आपके पास लेस देन 60 हो जाएगा तो आपके पास ब्रीदिंग रेट जौन सा है बिल्कुल पीएच और PCO2 बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीएच और PCO2 दोनों के साथ, ठीक है। जबकि आपके पास जो पेरिफेरल है ना वो ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है। तो जब आपके पास ऑक्सीजन लेवल्स जौन से होते हैं वो लेस देन 60 हो जाएंगे तो आपके पास ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग रेट आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जब PO2 लेवल्स लेस देन 60 हो रहे हैं तो आप तेज़ी से सांस लोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन आ सके। और जब आपके पास PCO2 जौन सा है वो आपके पास ज़्यादा हो रहा है तो तब भी आपके पास ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाल सको, ठीक है। और सिमिलरली जब डिक्रीज़ पीएच होगी, डिक्रीज़ पीएच का क्या मतलब है कि आपके पास जो PCO2 है उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं तो अगेन आपके पास ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा बाय स्टिमुलेटिंग द कैरोटिड बॉडी, ठीक है। तो ये तीनों की समझ आती है कि तीनों में आपके पास ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी में आपके पास ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले सको। PCO2 में और पीएच में आपके पास जौन सा है वो इसलिए बढ़ रहा है ताकि आप CO2 का वॉश आउट कर सको, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। फिर हम MCQs इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ज़रा एक सेकंड देना, मैं लैपटॉप चार्ज कर लूँ, ठीक है, तब तक आप ये पढ़ लो। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है कि डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज सेंस बाय कैरोटिड बॉडी, इंक्रीज PCO2 वुड स्टिमुलेट नीमोटैक्सिक सेंटर। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो ना कि जब आपके पास CO2 बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा तो आपके पास नीमोटैक्सिक सेंटर जौन सा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नीमोटैक्सिक सेंटर ने जो आपके पास इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन है ना वो कम कर देना है, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को वो कम करेगा और रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके पास जो इंक्रीज CO2 है वो आपके पास नीमोटैक्सिक सेंटर को एक्टिवेट करता है। और जो नीमोटैक्स ये जो आपके पास इंक्रीज PCO2 आपके पास नीमोटैक्सिक सेंटर को एक्टिवेट करेगा, ये आपके पास सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में आना चाहिए या पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में आना चाहिए, कोई बता सकता है। ये आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में आएगा पेरिफेरल में आएगा। डॉक्टर मासूमा आपने क्वेश्चन पूछा ना, आप बताओ कि ये फिर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में आएगा पेरिफेरल में आएगा।
बिल्कुल सेंट्रल में आएगा ना, सेंट्रल में आएगा, क्योंकि ये मेडुला के अंदर लोकेटेड होते हैं और मेडुला में। और जो आपके पास नीमोटैक्सिक है, नीमोटैक्सिक आपके पास कहाँ पे था, नीमोटैक्सिक आपके पास पॉन्स के अंदर था, अपर पॉन्स के अंदर, ठीक है, तो ये सेंट्रल में आएगा। फिर आपके पास आ रहा है कि डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज सेंस बाय करोटेड बॉडी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जौन सी होती है वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में आपके पास कहाँ पे होती है, ये करोटेड बॉडी के अंदर आपके पास जौन सा है डिक्रीज ऑक्सीजन डिटेक्ट हो रही होती है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू डिक्रीज ऑक्सीजन। जी जी बिल्कुल सेंट्रल होगा, सेंट्रल होगा। फिर आपके पास आ जाता है ए बी जी शोज PCO2 70, PO2 90 बायकार्ब रेस। दिस पिक्चर इज़ ड्यू टू विच मैकेनिज्म, तो आपके पास ये क्यों हो रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो कि आपके पास PCO2 जौन सा है वो रेस्ड है, बायकार्ब्स भी आपके पास रेस्ड हैं, तो आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आपके पास यहाँ पे स्टिमुलेट होंगे। अब फॉर पेशेंट विद मायस्थीनिया ग्रेविस डेवलप्स पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि मैं ये ना पॉइंट्स कंप्लीट कर लूँ दो चार, फिर मैं ये आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है पेशेंट विद मायस्थीनिया ग्रेविस डेवलप्स पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स दैट इंक्रीजेज हिज PaCO2, ठीक है। तो अब देखो कि रेस्पिरेटरी मसल्स का अगर पैरालिसिस हो गया है तो आप हाइपर वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, या आप नॉर्मली जो सांस है वो नहीं सही तरह ले पा रहे, तो आपके पास फिर क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर CO2 है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 40 से 60 के दरमियान, 40 से 60 mmHg इंक्रीज़ हो रहा है। जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है इन द आर्टीरियल ब्लड वो भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, वो आपके पास 40 से 50 हो रही है। वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन इन दिस पेशेंट। तो जब आपके पास हाइड्रोजन लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, CO2 लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज वेंटिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आर्टेरियल PCO2। तो जो आर्टीरियल PCO2 है ये आप लोगों को पता है कि ये सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स दोनों को एक्टिवेट करती है, ठीक है। जबकि जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन हाली आपके पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रही थी, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है पेशेंट पुट ऑन वेंटिलेटर, सपोर्ट वाज गिवन 60% ऑक्सीजन एंड 40% नाइट्रोजन। आफ्टर टेकिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर सपोर्ट there was brief episodes of apnea before getting back. This is likely due to low arterial oxygen suppressing peripheral chemoreceptors, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि पेशेंट जो है ना वो वेंटिलेटर सपोर्ट में है। अब जो वेंटिलेटर सपोर्ट है ना उसमें आप आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देते हो, ठीक है। जब आप आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देते हो तो आपके पास जो लंग है ना वो यूज टू हो जाता है टू अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब आप वेंटिलेटर से पेशेंट को उतारते हो ना, तो जब वो नॉर्मल सांस के अंदर ऑक्सीजन ले रहा है उसकी क्वांटिटी कम है एज़ कम्पेयर टू जो उसे वेंटिलेटर से ऑक्सीजन मिल रही थी, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास फिर ब्रीफ एपिसोड्स आते हैं ऑफ एपनिया, ठीक है, बिफोर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, ठीक है। इस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं लेफ़्ट की तरफ। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पेज। आप सबको नज़र आ रहा है डॉक्टर फरहत, आप बेहतर नज़र आ रहा है आपको। फिर हमारे पास आ जाता है या यूट्यूब पे ना आवाज़ असल में थोड़ी सी कम आती है, तो आप हेडफोन्स यूज़ कर लो, मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ। यूट्यूब पे ना आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। फिर आपके पास आ रहा है कि द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ डिक्रीज arterial O2 on respiratory center is through peripheral chemoreceptors in the carotid and aortic bodies. सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जौन सा होता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू इंक्रीज पी।
जो आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, दे रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज PCO2, increased respiration during exercise occurs due to increased PCO2. Hypoxic pulmonary vasoconstriction is attenuated by increased PCO2. तो जब आपके पास PCO2 के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो पल्मरी वैस्कुलेचर जो सा है वहाँ पे आपके पास वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। जो लंग्स है वहाँ पे आपके पास वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जबकि आपके पास जो पूरी बाकी बॉडी है ना, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आपके पास वेजोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। तो जब आपके पास PCO2 के लेवल ज़्यादा होंगे तो आपके पास पल्मरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, जबकि आपके पास जो सिस्टेमिक है वो वेजोडाइलेशन होती है, ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये जो से ना आप एक बार MCQs पढ़ लो, अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप लोग मुझे बता दो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। तब तक जो डॉक्टर साहिबा हैं जो पूछ रही थी नीमोटैक्सिक सेंटर का, नीमोटैक्सिक सेंटर का मैं तब तक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन्हें आगे समझ वो एक बार MCQs पढ़ने, अगर MCQs में कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग है तो वो आप लोग पूछ लो, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप ये देखें कि आपके पास जो दो सेंटर्स होते हैं पॉन्स के अंदर, ठीक है। एक आपके पास एपन्यूस्टिक सेंटर होता है, दूसरा आपके पास नीमोटैक्सिक सेंटर होता है। अब जो एपन्यूस्टिक सेंटर है ना, वो आपके पास क्या करता है, जो डीप इंस्पिरेशन होती है, यानी कि आपने लंबा सांस लिया, लंबा सांस अंदर लिया और खींच के आपने रोक लिया, ठीक है, इसे आप एपन्यूसिस कहते हो। तो ये जो एपन्यूस्टिक सेंटर है ना, ये आपके पास जो लंबा या गहरा सांस होता है ना, वो लेने में हेल्प करता है, ठीक है। जबकि जो नीमोटैक्सिक सेंटर है ना, नीमोटैक्सिक सेंटर इसका ऑपोजिट करेगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास लंबा सांस आप ले रहे हो ना, वो इंस्पिरेशन को ये इनहिबिट करता है। जब इंस्पिरेशन को ये इनहिबिट करेगा या फिर लंबा सांस लेने से रोकेगा, तो फिर आपके पास क्या होगा कि आप तेज़ी से फिर सांस लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि जो आपकी लंबी इंस्पिरेशन है वो मिड वे रुक रही है, मिड वे जब रुक रही है तो फिर आप तेज़ी से सांस लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाती है, जो आपके पास नीमोटैक्सिक सेंटर होती है, ठीक है। तो जो नीमोटैक्सिक सेंटर होती है वो आपके पास रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगी। तो जब ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाती है ना, उसी को आप कहते हो कि ये रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि देखो जो कोमा वाले मरीज़ होते हैं, कोमा वाले मरीज़ों में आपके पास क्या होता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं ना वो वीक हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस ही ऐसे आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हो। अब जो हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो तो आपके पास नीमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हुआ, नीमोटैक्सिक सेंटर ने क्या किया कि आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दिया। तो इससे आप ये भी कह सकते हो ना कि रेस्पिरेटरी रेट रेगुलेट कर रही है या फिर इंक्रीज़ कर रही है, तो दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर हरमैन, आपको बात समझ आ गई ये वाली? अच्छा, और साथ में किसी को MCQs में कोई मसला हो? किसी को MCQ में कोई मसला हो? अच्छा, ये ना मैंने ये बताया था कि जब वेंटिलेटरी सपोर्ट पे होते हैं ना आप, तो वेंटिलेटरी सपोर्ट में ना जो आप ऑक्सीजन दे रहे होते हो, जो पॉजिटिव एंड आर्टीरियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है नॉर्मली, ठीक है, देन द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। तो जब आप वेंटिलेटरी सपोर्ट पे होते हो तो उसमें आपके पास जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, आफ्टर टेकिंग ऑफ द पेशेंट ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट, ठीक है, तो जब आपने वेंटिलेटर आपने हटा दिया है, पेशेंट को कहा है कि वो खुद सांस ले, ठीक है, तो आपके पास एक ब्रीफ एपिसोड आ गया एपनिया का बिफोर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो एक छोटा सा स्पेल आता है एपनिया का, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो पॉजिटिव एंड जो एक्सपिरेटरी प्रेशर ऑक्सीजन होती है, ज़्यादा प्रेशर ऑक्सीजन का वो लेने के उससे आदत हो जाती है, ठीक है, या वो उससे अडॉप्ट कर गया होता है। तो जब आप एक हाई प्रेशर ऑक्सीजन से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाते हो तो तब आपके पास ना ये ब्रीफ पीरियड आता है ऑफ एपनिया, ठीक है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि ये आपके पास क्यों आ रहा है, तो ये आपके पास इसलिए आ रहा है
कि अब आपके पास लो आर्टीरियल ऑक्सीजन हो गई है, ठीक है। देन जो वेंटिलेटर से मिल रही थी उससे आपके पास कम आर्टीरियल ऑक्सीजन हो गई है, तो ये आपके पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को सप्रेस करेगी। और जब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स सप्रेस होंगे तो आपके पास एक छोटा सा एपनिया का पीरियड तब आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? हाँ हाँ, अब ये देखें, डॉक्टर इब्ने आदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है ना, वो एक्टिवेट करता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को। लेकिन जो आपके पास वो ट्रांजिशन वाला पीरियड होता है ना, ट्रांजिशन वाले पीरियड में आपको एपनिया होता है, ठीक है। ट्रांजिशन वाले पीरियड में आपके पास तब एपनिया हो रहा है, बाद में वो जाके बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन जब एपनिया वाला पीरियड होगा ना, जो आपके पास ट्रांजिशन पीरियड होगा वेंटिलेटर से आपके पास नॉर्मल एयर का, वो आपके पास वहाँ पे जौन सा ना वो एपनिया हो रहा होता है, वहाँ पे आपके पास जौन सा ये तब होगा, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया द PCO2 राइजेज अप टू 6 mmHg, ठीक है। अब पहला जो मिनट, ये फैक्चुअली पॉइंट है, ये आपको याद ही करना है कि जो पहला मिनट है एपनिया का, उसमें आपके पास PCO2 राइज करता है अप टू 6 mmHg। अच्छा, वैसे हम तब से पढ़ तो रहे हैं, मुझे कोई बता सकता है कि एपनिया होता क्या है? एपनिया क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? बिल्कुल, टेम्परेरली सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, या फिर वक्ती तौर पे आपका जो सांस रुक जाता है ना, उससे आप जौन सा एपनिया कहते हैं, ठीक है। जो वक्ती तौर पे आपका सांस रुक जाता है, तो इसमें आपके पास वो यही बता रहा है कि जो फर्स्ट मिनट एपनिया का होता है उसमें आपके पास जो PCO2 है वो राइज करता है बाय 6 mmHg। अ कैप्नोमीटर इज़ यूज टू मेजर PCO2, व्हाट एल्स कैन बी इट यूज फॉर? तो ये एयर एम्बोलिज्म होता है, ये हमने कल भी पॉइंट पढ़ा था। अ पर्सन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, व्हाट फैक्टर इन दिस कंडीशन इंक्रीजेज हिज रेस्पिरेटरी रेट? तो आपके पास वो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जौन सा होता है एक्सरसाइज के अंदर आपके पास रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि प्रोप्रियोसेप्टर्स का क्या काम होता है? प्रोप्रियोसेप्टर्स का क्या काम होता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल, जो आपके पास प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं ना, वो आपके पास सेंस ऑफ पोजीशन को जो सा है ना वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कि एट वन पर्टिकुलर मोमेंट आपका जो मसल है या जो जॉइंट है वो किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं ये आपके पास सेंस ऑफ पोजीशनिंग को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो सा है ना फिर आपके पास रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ रहा है कि जो एल्वियोलर वेंटिलेशन डिक्रीज बाय हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। अब आपके पास जो लंग का स्ट्रेच रिफ्लेक्स है या स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उन्हें आप, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपके पास जो लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो आपके पास हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स करवाते हैं, ठीक है। ये क्या है? द लॉन्गेस्ट नोन लंग रिफ्लेक्स इज़ द हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स या इनिशिएशन रिफ्लेक्स। जो हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स है वो इनिशिएट कैसे होता है? जब लंग आपका एक्सपैंड करता है,
which excites the stretch receptors in the airway. Stimulation of these receptors, which send signals to the medulla by the vagus nerve and shortens inspiratory times. ठीक है, तो अब ये जो हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स है ना, ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है कि जब आपके पास लंग्स एक्सपैंड करते हैं, जब लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट होंगे। जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये आपके पास मेडुला के अंदर सिग्नल्स भेजेंगे बाय विया द वेगस नर्व, जो कि आपके पास इंस्पिरेटरी टाइम को शॉर्टन कर देगा फिर। ठीक है, जो आपके पास इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके पास कहाँ पे होते हैं? लोकेटेड बिटवीन द एयरवे एपिथेलियल सेल्स, स्टिमुलेटेड बाय नॉक्शियस सब्सटेंसेस जैसे कि डस्ट या पोलन। ठीक है, फिर आपके पास जक्स्ट्रा कैपिलरी रिसेप्टर्स आ जाते हैं या जे रिसेप्टर्स आ जाते हैं। अब ये जो जे रिसेप्टर्स है ना, ये आपके पास एल्वियोलर वॉल्स के दरमियान में होते हैं, क्लोज टू द कैपिलरीज। engorgement of pulmonary capillaries as in left heart failure stimulates it by causing rapid shallow breathing। ठीक है, तो जब आपके पास लेफ़्ट हार्ट फेलियर हो गया है या फिर आपके पास पल्मरी हाइपरटेंशन हुई है, वहाँ पे आपके पास इंगॉर्जमेंट हो गई है ब्लड की, तो ये आपके पास क्या करेगा? ये आपके पास स्टिमुलेट करेगा रैपिड शैलो ब्रीदिंग को। ठीक है, फिर आपके पास आगे आ जाता है कि हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ डोर्सल न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन। अच्छा, अब ये जो डोर्सल न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन थे, ये किस चीज़ के अंदर आपके पास काम आ रहे थे? इनका क्या फंक्शन था? कोई बता सकता है इनका फंक्शन क्या था? जो डोर्सल न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन थे, इनका फंक्शन क्या होता है? चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। नॉर्मल ब्रीदिंग में, लेकिन ये इंस्पिरेशन के अंदर होते हैं ना? बिल्कुल, इंस्पिरेशन के अंदर ये इंस्पिरेशन करवा रहे होते हैं। तो जो हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स है ये आपके पास एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, तो ये आपके पास इनहिबिट करेगा डोर्सल न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन को। ठीक है, जो हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स है वह एक्टिवेट कैसे हो रहा है? स्ट्रेच रिसेप्टर से हो रहा है इन द ब्रोंक्यूल्स। फिर हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स इज एन इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन। इरिटेंट रिसेप्टर्स इन द एयरवे आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, कॉज करते हैं कफिंग को और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को। ठीक है ना, फिर आपके पास आ जाता है 23-year-old हेल्दी वुमन रिपोर्ट्स ऑफ कफिंग पैरोक्सिज्म्स व्हेन एयर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग, विच सेंसरी रिसेप्टर्स आर मोस्ट लाइकली टू हैव ट्रिगर्ड दिस रिस्पॉन्स। तो आपके पास वो इरिटेंट रिसेप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा है आ गया। अच्छा, ये आप लोग 1 मिनट पढ़ लो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर मेरे से पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
अच्छा, जो आपके पास हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स है ना, हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स कौन सा है, ये आपके पास प्राइमरली डोर्सल न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये नीमोटॉक्सिक को न्यूरोटॉक्सिक के साथ नहीं होता। एक सेकेंड। तो जो आपके पास हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स है ना, हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स आपके पास प्राइमरली डोर्सल न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर रहा होता है, जो कि इंस्पिरेशन के अंदर आपके पास ज़रूरी होती है। ठीक है, इसका नीमोटैक्सिक सेंटर के साथ ऐसा सच रिलेशन नहीं होता डॉक्टर मासूमा। ठीक है, तो ये जो सा है ना आपके पास जो हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स है, ये किस तरह काम कर रहा है, ये आपके पास डोर्सल न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन को जाके इनहिबिट करता है, जो कि आपके पास इंस्पिरेशन के अंदर रिक्वायर्ड था। ठीक है, जी जी डॉक्टर आमना, ये आपका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी लेक्चर की। ठीक है, यहाँ तक किसी को और क्वेश्चन तो नहीं है कोई, आगे चले। फिर आपके पास आ रहा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। तो आपके पास वो डीवीटी का जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन होती है। पल्मनरी एम्बोलिज्म अकर्स मोस्टली बाय डीवीटी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बाई ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म आपके पास क्या होता है, फेमोरल वेन होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए आपके पास पॉप्लिटियल वेन होती है। ठीक है, इन डीवीटी एम्बोलाई फर्स्ट गेट्स लॉज्ड इनटू द पल्मनरी आर्टरीज। A man presented with headache, furuncle on tip of nose, high grade fever है, with redness, swelling of eyes है, increased ICP है, तो ये आपके पास cavernous sinus thrombosis आ जाएगा। A 50-year-old man who had previous history of diabetic retinopathy and MI presented with chest pain, coronary occlusion occurs commonly due to thrombosis। फिर आपके पास आ जाते हैं रिगार्डिंग सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस विच इज़ ट्रू। तो आपके पास सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस जो सी होती है वो मोस्टली सेफिनस वीनस सिस्टम में होती है। विच फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ बैड प्रोग्नोसिस इन एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट। तो आपके पास अगर वैस्कुलाइटिस और थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो ये आपके पास बैड प्रोग्नोसिस देते हैं इन एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो आपके पास एंडोथीलियल इंजरी होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन या स्कीमिया इन ऑर्गन आपके पास थ्रोम्बोसिस होगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो एंडोथीलियल इंजरी होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोगुलेशन टू बिगिन इज़ रफ एंडोथीलियल सरफेस। तो अगर आपके पास रफ एंडोथीलियल सरफेस होती है ना, जैसे इंजरीज होती हैं, तो उसके अंदर आपके पास थ्रोम्बोसिस कोगुलेशन जो है वो शुरू होती है। इन डीवीटी द एम्बुला फर्स्ट गेट्स लॉज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी जेनेटिक कॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो आपके पास वो होमोसिस्टीन यूरिया था। ठीक है, तो अच्छा गाइस, फिर ये है कि आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे जो सा है ना आपके पास डेड स्पेस आ रही है और एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो इन एनी केस हमें कल का दिन जो सा है ना वो लगाना पड़ेगा अगर हमने पल्मोनोलॉजी ख़त्म करनी है। ठीक है, तो कल आप लोगों का वैसे भी मेरे ख्याल से फ्री डे है। कल आपकी कोई क्लासेस तो नहीं है? कल आप लोगों की कोई क्लासेस हैं गाइस? डेड स्पेस अभी करवा दूँ? मैं ये कह रहा था कि नया कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों का ये ना हो कि जौन सा है वो सैचुरेट हो गए हो। तो देख लो, अगर अभी करवाना है अभी करवा देता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। एक क्लास है ना, तो हाउ अबाउट ये, फिर देखो कल हमें क्लास तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास तो हमें कल इन एनी केस लेनी पड़ेगी। तो आप लोग बता दो कि आज करना है तो आज कर लेते हैं, वरना कल कर लेते हैं। हाँ, तो एक ही क्लास है ना, तो कल हम लोग टाइम मैनेज कर लेंगे। कल हम अपना पल्मोनोलॉजी ख़त्म कर लेंगे। मैं कहता हूँ जितना आज हो गया ना, जितने कॉन्सेप्ट्स हो गए, आप बेहतर है कि उससे रिवाइज़ कर लो। कल इन एनी केस अगर ये हम डेड स्पेस वाला कर भी लेते तो कल हमें क्लास तो फिर भी लेनी पड़ेगी, तो कल डेड स्पेस वाला पे। हाँ, तो फिर ये हम ना कल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर femoral vein thrombus common to lodge is pulmonary। अच्छा,
अब देखें डॉक्टर साहिबा, जो आपके पास थ्रोम्बस होता है ना, थ्रोम्बस, जो आपके पास थ्रोम्बस ऑफ पल्मरी एम्बोलिज्म होता है। अब जो पल्मरी एम्बोलिज्म का थ्रोम्बस होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? वो फेमोरल वेन से करता है, ठीक है। जबकि आपके पास जो कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होती है वो पॉप्लिटियल वेन होती है। अब ये जाके लॉज कहाँ पे करता है, यानी कि ये फंस कहाँ पे जाता है? तो ये आपके पास ना जो पल्मरी आर्टरी होती है वहाँ पे जाके फंस जाएगा, तभी ये पल्मरी एम्बोलिज्म करवाएगा ना, ठीक है। तो ये जो आपके पास एम्बुलस है ना, ये आपके पास निकल फेमोरल वेन से रहा है, फेमोरल वेन से निकल के ना ये लॉज हो जाता है पल्मरी आर्टरी में, या वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है। वहाँ पे जाके ये स्टक हो जाएगा तो ये फिर पल्मरी एम्बोलिज्म करवाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर मासूमा ये है इसके पीछे, ठीक है। चलें, और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें, ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। फिर जौन से बाकी हम पल्मोनोलॉजी ना इंशाल्लाह कल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है।